सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12th की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं, आज हम सॉल्यूशन के क्विक रिवीजन आपको कराएंगे। यानी कौन कौन से फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर चैप्टर विलियन जिसे आप लोग कहते हैं, मैं यहाँ पर चैप्टर का नाम डाल देता हूँ जिसका नाम है विलियन। कल मैंने विलियन के बारे में कुछ बताया था। यहाँ पर विलियन के बारे में आपको, यानी कि चैप्टर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं कि चैप्टर सॉल्यूशन में कौन कौन से हमें टर्म, यानी क्विक रिवीजन के नाम पर हमें क्या क्या चीजें पढ़ लेनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे पहले जैसे कि मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर अगर मैं मास परसेंटेज पूछता हूँ आपके, मास परसेंटेज किसे कहते हैं, तो इसका सूत्र और इसका फार्मूला, यानी कि अगर हिंदी में अगर मैं आपसे कहता हूँ तो हिंदी में आप लिख सकते हो द्रव्यमान, यहाँ लिख सकते हैं आप द्रव्यमान प्रतिशत लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। तो आप जानते हैं कि हम दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर फार्मूला बना देंगे। अब अगर मान लीजिए सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का मास कितना है, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ विलियन में। यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा विलियन, विलियन में अवयव का मास जो घोला गया है, का अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई, और टोटल विलियन में विलियन का मास कितना है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा विलियन का, विलियन का मास। तो विलियन का मास का मतलब विलियन का द्रव्यमान हो गया। तो यहाँ पर विलियन का मैं द्रव्यमान लिखे दे रहा हूँ, यहाँ द्रव्यमान, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाई 100 की बात हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस सूत्र को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर आपसे पूछा जाता है कि मूल प्रभाज्य यानी कि मूल अंश या मूल प्रभाज्य, तो पहले तो मूलों की संख्या आपको कैसे पता करनी वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखिएगा मूलों की संख्या, मूलों की संख्या बराबर हो जाती है भार बटे अणुभार, अवयव का भार बटे अणुभार। इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि ये बताइए कि 98 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बताइए। H2SO4 में मोलों की संख्या बताइए, में मोलों की संख्या बताइए। तो मोलों की संख्या जो होगी 98 ग्राम में, ये क्वेश्चन मान लेते हैं। थोड़ी देर में इसका अगर आंसर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो भार कितना हो गया, यहाँ पर भार हो गया H2SO4 का 98 ग्राम हो गया। और अणु भार की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अणु भार बराबर हो गया आपका, वो भी 98 ही होता है। H2SO4 का निकाल करके देख लीजिए तो ये भी 98 आएगा। 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का 32 होता है, और यहाँ पर 16 चौको 64 यानी 16 गुणे 4, ये बराबर हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 हो गया। तो यानी 4 2 6 और 2 8 हो गया, और ये आपका 6 3 9 आ गया ना 98। तो नंबर ऑफ मोल n बराबर हो जाता है W बटे M। W कितना आ गया 98 आ गया, और ये आपका M कितना आ गया, ये भी 98 आ गया, मतलब आ गया 1 मोल, है ना। एक बढ़िया तरीका। तो जितने बच्चे हैं फट से वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और आप इसको पूरी तरीके से नोट करके अपनी प्रिपरेशन परफेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के आगे चल लेते हैं, एक एक सूत्र बताऊंगा, एक एक तरीका बताऊंगा। विलेन का पूरा फुल रिवीजन रहेगा आपके पास में, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर चल लेते हैं मोल प्रभाज्य यानी कि मोल फ्रैक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बोलिए, मोल फ्रैक्शन कह सकते हो, और इसे आप मोल प्रभाज्य के नाम से भी जान सकते हो, मोल प्रभाज्य के नाम से भी आप जान सकते हो। तो मोल प्रभाज्य या मोल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए हमारे पास में कंपोनेंट सपोज कर लेते हैं दो है, एक ए है
और एक कंपोनेंट हमारा बी है, दो कंपोनेंट है। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन दो का निकाला जाएगा, यानी कि ए का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, चाई बोलते हैं इसे, मोल फ्रैक्शन ए बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ ए हो जाएंगे, और नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। एक तो, और अगर बी का निकालना है तो चाई बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर रखे जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नीचे रखे जाएंगे, मतलब जो निकालना है वो ऊपर, बाकी। और एक चीज और है, दोनों का अगर योग, अगर दोनों का योग आपका 1 आता है तो समझ लेना कि हमारा उत्तर ठीक है। अगर दोनों का योग 1 नहीं आता है तो फिर हमारा उत्तर भी गलत हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यार फार्मूला है भाई, लिख लो। कक्षा 12 के सभी बच्चे, यूपी बोर्ड की फुल फ्लेश तैयारी चल रही है, जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो सभी अलर्ट हो जाएं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी चल रही है, कोई कुछ किसी भी तरीके से कोई चार्जेस किसी से नहीं लिए जा रहे हैं, इसलिए विदाउट चार्ज तैयारी करिए, मस्त रहिए, नंबर पूरे मिलेंगे। इसी के साथ एक फार्मूला आपने मोलैरिटी का सुना होगा, तो मैं यहाँ पर मोलैरिटी, मोलैरिटी को आप हिंदी में मोलरता भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दोनों भाषाएं प्रयोग कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मोलरता, ठीक है ना, मोलरता, और जिसे आप मोलैरिटी एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। मोलैरिटी एम, अब यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा, यानी विलेय के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे हो जाता है आपका यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन, आयतन लीटर में, ठीक, विलयन का आयतन लीटर में। और अगर लीटर में नहीं है तो ऊपर 1000 से ऊपर गुणा कर दिया, अगर लीटर में नहीं रखा, एमएल में रखा है ना, तो फिर ऊपर से गुणा कर दिए। तो यानी कि अगर आप, वैसे तो बेटर यही है, यहाँ एमएल में रखो और ऊपर 1000 से आप गुणे कर दो, तो सिंपल तरीका हो जाता है। फाइनल मोलों की संख्या मैंने ऊपर बता ही दी है। इसको अगर सामान्य भाषा में लिखना तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहाँ W2 कर दो, यहाँ पर W2 गुणे 1000 कर दीजिए आप, और W2 अपॉन M2, M2 मोलर मास है, गुणे वॉल्यूम यहाँ ml में रख दो। तो इस तरीके से भी आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो, जिससे कि आप आसानी से याद कर पाओ, तो है ना परफेक्ट एकदम तरीका। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मोललता कहीं पर पूछी जाती है, मोललता, अगर मोललता पूछी जाती है, जिसे आप लोग मोलैलिटी बोलते हो, मोलैलिटी बोलते हो, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या तो ऊपर रहेगा ही, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ विलेय के मोलों की संख्या रहेगी, मोलों, विलेय के मोलों की संख्या रहेगी ऊपर, उसमें कोई घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं, और नीचे आ जाएगा आपका विलायक का भार। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा विलायक, विलायक का भार लिख देंगे, और विलायक का भार ग्राम में रखिएगा, तो ऊपर फिर आप 1000 से गुणा भी कर सकते हो, 1000 से गुणा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मैं जरा 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेज सेट कर देता हूँ। यहाँ पर 1000 से गुणा करना है ना, तो थोड़ा सा पेज को सेट करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पर मैं गुणे 1000 कर देता हूँ, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। अब विलेय के मोलों की संख्या तो वही निकालनी, विलायक का भार आपको पता ही है, ये लिख सकते हो। अगर इसी तरीके से मैं मोलरता हो गई, मोललता हो गई, एक नॉर्मलता भी होती है, नॉर्मेलिटी जिसे बोलते हैं, नॉर्मल, नॉर्मलता, नॉर्मलता, और यहाँ पर आप नॉर्मेलिटी बोलिए, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में कैपिटल N से रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पर बदल जाएगा, ये विलेय के ग्राम तुल्यांकों, एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो यानी कि विलेय के, ऊपर लिख देता हूँ विलेय के, विलेय के ग्राम तुल्यांकों, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे हो जाता है यहीं पर नीचे बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। इस सूत्र को भी बिल्कुल याद कर लीजिए, और लीटर में नहीं रखना तो ऊपर 1000 से फिर आप गुणा कर लें, लेकिन नॉर्मेलिटी इस समय सबसे कम प्रयोग में आ रही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग
हेनरी का नियम देख लेते हैं, तो उसके बाद फार्मूला आ जाता है। मैंने बताया ना पढ़ना इसे, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, इस सूत्र में क्या लिखना पड़ेगा? हेनरी के नियम में आपको ध्यान देना पड़ेगा, पी ए इज इक्वल टू हो जाता है के एच हेनरी कांस्टेंट इनटू चाई ए। इसको ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर आपको चाहिए क्या? मूल प्रभाज है गैस का, है ना, गैस का मूल प्रभाज हो गया। पीए क्या है, इसके ऊपर प्रेशर कितना है, और ये हेनरी कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका हो गया प्रेशर हो गया। ये मैं यहाँ पर प्रेशर लिख देता हूँ, प्रेशर ऑफ गैस, है ना, ये बात ध्यान दीजिए, प्रेशर ऑफ गैस हो गया। ये आपका हेनरी कांस्टेंट हो गया, हेनरी कांस्टेंट इसे लिख लो आप। और ये आपका जो चाई ए है, जिसे एक्स ए बोल रहे हो, ये हो गया मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन या फिर हिंदी में बोल सकते हो मोल प्रभाज, ये आप याद कर लीजिए। इसी तरीके से ये तो हो गया आपका हेनरी का नियम, जरूर याद करिएगा हेनरी का नियम। इसके बाद आ जाइए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ, राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट। राउल्ट, राउल्ट का, राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम का सूत्र क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, राउल्ट के नियम में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी खूब दमदारी से पूछा गया है एग्जामिनेशन में। राउल्ट का नियम भी, परिभाषा भी पूछी गई है। अगर दो अवयव मान लो कहीं पर मिले हुए हैं और दोनों अवयव जो हैं वो सपोज कर लेते हैं कि दोनों अलग अलग है, मतलब वोलेटाइल है नेचर में, मतलब जो इवोपरेट हो जाते हैं, जो भाप बन के उड़ जाते हैं, तो उसके कंडीशन में आपको सूत्र, यानी कि जब दोनों अवयव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वाष्पशील होते हैं। इस बात का ध्यान देना, जब दोनों, नंबर एक, पहली बात, जब दोनों अवयव, जब दोनों, जब दोनों अवयव, अवयव वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं, जब दोनों दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पी ए बराबर हो जाएगा चाई ए, और यहाँ पर इंटू पी ए नॉट, पहले मेरे हिसाब से लिखिए आप पी ए नॉट, क्योंकि कांस्टेंट पहले लेना पड़ता है ना, तो यहाँ पर पी ए नॉट इंटू चाई ए। इसी तरीके से पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी नॉट इंटू चाई बी, ये हो जाएगा। अगर टोटल निकालना है तो पी टोटल इज इक्वल टू हो जाता है पी ए प्लस पी बी। इस तरीके से इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका आप ये बताइएगा कि अब मान लीजिए यहाँ पर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि अगर दोनों नॉन वोलेटाइल हुए दोनों कंपोनेंट, तो उस समय में मतलब इम्प्योरिटी मिला दी गई, तो क्या होगा, जब, यानी कि बी पार्ट, जब अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील अशुद्धि मिला देते हैं, जब अवाष्पशील अशुद्धि मिलाते हैं, मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब अवाष्पशील व अशुद्धि मिलाएंगे तो सूत्र बदल जाता है, उस समय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बन जाती है, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर हो जाता है यहाँ पर N2 अपॉन N1 प्लस N2। इस सूत्र को इसे तोड़ना चाहूँ तो ऊपर लिख सकते हो W2 अपॉन M2, और नीचे लिख सकते हो आप यहीं पर W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। इस तरीके से आप यहाँ इसे ले सकते हो, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इस सूत्र को भी याद कर लीजिएगा, आप इसे और तोड़ना चाहो तो और तोड़ सकते हो, फिलहाल तो इतना ही याद करिए मेरे हिसाब से, और इसी सूत्र से आपका बहुत कुछ भला हो जाएगा। लेकिन अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम ये भी ध्यान देते हैं कि एक चीज़ नेग्लेक्ट भी करनी पड़ती है। जब नेग्लेक्ट करते हैं, कौन सा, ये नेग्लेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ये चीज़ नेग्लेक्ट करेंगे नीचे से, तो रह जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू रह जाता है W2 अपॉन M2, और नीचे हो जाता है W1 अपॉन M1, ये रह गया। तो अब मान लीजिए नीचे से ये सॉल्यूट बहुत कम अगर अमाउंट में है तो फिर नीचे का एक फैक्टर नेग्लेक्ट कर देंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, और आपके एग्जाम में ये वरदान साबित होगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ के जाइएगा, लाइन लेंथ चलती रहेगी, आज विलियन करा रहा हूँ, इसे लाइन से कराऊंगा चैप्टर। इसी तरीके से अब आ जाता है आपका
क्वथनांक में उन्नयन, एक नया मतलब आपको फार्मूला याद करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन की अगर मैं बात करता हूँ, उन्नयन क्वथनांक में अगर उन्नयन लिखा जाए तो यानी इसे डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ है ये पता लगेगा, तो इसका सूत्र होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। इसको भी अगर आप तोड़ना चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये टूट जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी और स्मॉल एम मोलैलिटी है, तो यहाँ पर W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम में होगा। इस तरीके से भी इसे आप ब्रेक कर सकते हैं और इस पे न्यूमेरिकल आना निश्चित है। यहाँ लिख देता हूँ न्यूमेरिकल जरूर आएगा, न्यूमेरिकल जरूर आएगा, नोट कर लो, कहीं पर जरूर आएगा, नोट करो, इसे कॉपी ले लो, बैठ जाओ। इसके बाद अब मैं करता हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब हो जाता है, यानी क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसी तरीके से यहाँ पर हिमांक में अवनमन हो जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ हिमांक में अवनमन। तो अवनमन, अगर हिमांक में अवनमन की बात करता हूँ तो इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से भी इसे आप जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए। इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको फार्मूले को बनाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। अब यहाँ पर KB क्या था, यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको तो KB जो है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक है। KB जरूर नोट कर लीजिए, KB क्या है, मोलल उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ये स्थिरांक कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पर m को तोड़ दिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम में हो जाता है। इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। आगे कंटिन्यूटी में चलिएगा। अब मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे KF क्या है, कि मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ये मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। इसको भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चले आइए, इसी से मोलर मास भी कैलकुलेट कराया जाता है, M2 भी कैलकुलेट करा सकते हैं, तो वो भी आप कैलकुलेशन के लिए ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से एक और भी सूत्र है जो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होगा कि परासरण दाब। तो यहाँ पर परासरण दाब को ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब को ध्यान दीजिएगा। इसे आप लोग पाई से प्रदर्शित करते हैं, तो पाई इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर CRT भी लिखते हैं और साथ ही साथ इसको हम लोग C को तोड़, C बराबर N अपॉन V होता है, तो पाई बराबर लिख सकते हैं N अपॉन VRT। और अगर N अपॉन V को भी तोड़ने की अगर आपको इच्छा हो रही तो इसे भी तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे तोड़ने में भी। पाई इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल W हो गए, मोलर मास M2, इसे W2 M2 नीचे V ले लो और ऊपर RT। वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही रखिएगा, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। R की वैल्यू भी एटमॉस्फेयर में रखिएगा। R की वैल्यू क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 0.0821 रखना, 821। तो यहाँ पर लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन और पर मोल रखना। और अगर मान लीजिए R की वैल्यू आपने रखी है 0.083 रखी है, तो फिर यहाँ लीटर लेना ही पड़ेगा। यहाँ एटमॉस्फेयर की जगह बार ले लेना, पर केल्विन पर मोल भी रख सकते हो। वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखना, किस में रखना, लीटर में, क्योंकि 1 लीटर बराबर हो जाता है आपका 1000 ml, ये आपको पता है।
इस तरीके से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। लास्ट में चलते चलते मैं आपको बताता हूँ, एक आपको याद रखना वेंट हाफ फैक्टर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेंट हाफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंट हाफ फैक्टर जिसको आप लोग जो है वो वेंट हाफ कारक या गुणांक भी बोलते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर हो जाता है, ठीक है, कॉलिगेटिव जितना नंबर है और कैलकुलेट ऊपर ऊपर जो आता है वो ऑब्जर्व वैल्यू आती है, नीचे कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास, मोलर मास, यानी कि इसे mc से कर दो रिप्रेजेंट, और नीचे आ जाता है आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास सही कर देता हूं जरा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, मोलर मास, इसको आप m o से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हिंदी लिखना चाहो तो I बराबर हो सकता है परिकलित अणुभार, परिकलित अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार, ठीक है, इससे लिख लीजिएगा। तो वेंट हाफ फैक्टर के हिसाब से अगर अणुसंख्य गुणधर्म हम लोग पता कर लेते हैं, तो अणुसंख्य गुणधर्म में यानी कि वेंट हाफ फैक्टर का हिसाब अगर लगाओगे तो डेल्टा जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाता है आपका, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाता है आई के बी एम हो जाता है, मतलब आई से गुणा हो जाएगी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाता है आई के एफ एम हो जाता है, इनमें मतलब आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पाई इज इक्वल टू हो जाता है आई सी आर टी। और इसी तरीके से एक और बचा आपका पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका चाई टू ले लो या चाई बी ले लो, एक ही बात है। तो इस तरीके से ये सूत्र आप अगर याद कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सूत्रों से लगभग आपको 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो 4 मार्क्स अगर आपको पाने हैं तो फिर आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।